गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लासा की ओर पढ़ाया था। आज हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। लेखक तिब्बत की यात्रा पर गए थे। वे तिब्बत में तिंगरी नामक स्थान पर थे। यह विशाल मैदान था जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू की भांति दिखाई देता था। टापू का मतलब है द्वीप, आइलैंड। आइलैंड या द्वीप चारों ओर पानी से घिरा होता है। ठीक उसी प्रकार यह मैदान चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी मैदान से कुछ दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती है। इसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। सुमति, जो एक मंगोल भिक्षु थे, लेखक के साथी थे। सुमति के आसपास के गांव में भी बहुत से यजमान थे, यानी उनके बहुत से परिचित थे। सुमति अपने परिचितों को बोध गया से गंडे ला कर देते थे। बोध गया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बोध गया बिहार में स्थित है। कहा जाता है भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। सुमति बोध गया से अपने परिचितों को गंडे लाकर देते थे। गंडे कपड़े की पतली पतली पत्तियां होती है, जिसमें मंत्र पढ़कर गांठ बांधा जाता है। सुमति इन्हीं गंडों को अपने यजमानों में बांटते थे और यजमानों के द्वारा जो भी पैसे दिए जाते थे उसे अपने पास रखते थे। सुमति यजमानों के पास गंडे बांटने जाना चाहते थे, लेकिन लेखक नहीं चाहते थे कि वे जाएं, क्योंकि लेखक सोचते थे सुमति अगर अपने यजमानों के पास गए तो हफ्ता भर वहीं ठहर जाएंगे। लेखक ने सुमति से कहा, जिस गांव में हमें ठहरना है उसी गांव में आप गंडे बांट दो। लेखक ने उन्हें आसपास के गांव में गंडे बांटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आसपास के गांव में जो गंडे बांटते हैं उसका पैसा मैं तुम्हें तिब्बत जाकर दे दूंगा। और सुमति ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन हम लोगों ने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब भारवाहक, जो सामान ढोता है, लेकिन उन्हें कोई भी भरिया न मिला। सवेरे ही लेखक सोचते कि सवेरे ही अगर चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे अगर सूरज की तरफ मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। लेखक कहते हैं कि 2 बजे की कड़ी धूप में सूरज की तरफ मुंह करके चलने से पूरा माथा जो है धूप से जल उठता है और पीछे कंधे का भाग जो है बर्फ जैसा ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ धूप नहीं पड़ती। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। भारवाहक ना मिलने के कारण दोनों ने अपने अपने चीज़ों को अपने पीठ पर ला दी और हाथ में डंडा लिए चलते बने। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। सुमति के बहुत से परिचित तिंगरी में भी थे।
और वो एक और यजमान से मिलने की बात लेखक को कहते हैं और उन्हें लेकर वो शेखर विहार की ओर चलते हैं। शेखर विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन्हीं जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। तिब्बत का बहुत सा जमीन का हिस्सा जो है जमींदारों में बटा हुआ है और इन जमीनों का अधिकांश हिस्सा जो है मठों के हाथ में है, यानी बौद्ध मठों के हाथ में होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। इसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। इस जागीर में जो है सभी जागीर में जागीरदार जो है कुछ खेती खुद भी कराता है और इसके लिए उन्हें मजदूर बेगार में यानी बिना मजदूरी दिए उनको मजदूर मिल जाते हैं जो उनके खेतों में काम करते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भी भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं। खेती ठीक तरह से चल रही है कि नहीं ये देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता है बौद्ध मठ से, जो जागीर के यानी जमीन के जो भी मालिक होते हैं उनके लिए वो राजा से कम नहीं होते। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे और जो खेतों की जो मुखिया थे भिक्षु नमसे वो बहुत ही भद्र बहुत ही भले मनुष्य थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस समय लेखक का भेष ऐसा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था, फिर भी वो नमसे जो है भिक्षु नमसे उनसे बड़े प्रेम से मिलते हैं। और यहाँ एक मंदिर भी था, एक अच्छा सा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की हाथों से लिखी हुई हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक कहते हैं मैं उस पोथियों को पढ़ना चाहता था इसलिए मैं वहीं ठहर गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। वो बुद्ध वचन जो है बड़े मोटे कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी बुद्ध वचन की एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब वो पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेखक से सुमति फिर अनुमति लेते हैं यजमानों से मिलने की, यानी यजमानों के पास जाने के लिए उनसे अनुमति लेते हैं। अब लेखक ने उन्हें अनुमति दे दी क्योंकि वो बुद्ध वचन पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अब आप अपने यजमानों से मिल सकते हैं। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था शायद हमेशा की तरह 2-3 दिन लगाएंगे वो, लेकिन सुमति जो है उसी दिन दोपहर बाद चले आते हैं वापस। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर लाद दिया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम लोग आगे की ओर बढ़ चले।